समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत भारत का बात नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को
निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन सभी घटनाओं के हम साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने मुद्दे हो सकते हैं, लोगों की अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं और उसको हम किसी पर जबरन थोप भी नहीं सकते और ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं, क्योंकि जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था उस समय भी हम लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य थे या ऐसी पार्टियां थी, ऐसे संगठन थे जो तमाम प्रकार के अनर्गल लाभ इस दौरान कर रहे थे, लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साथ इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिले। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को
यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार थे। महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि यह पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया, वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसामऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसामऊ के सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि यह सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था, अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको दूषित कहते थे भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है। और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहां पे राज्यपाल जी के भाषण में चर्चा के में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह दोषों से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि स्वयं के मैन पावर से सारे सैंपल लेते थे और हम लोग देखते थे कि जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहां भैंस गाय नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, और वहां पे जब भैंस गाय नदी में नहाते हैं तो वहां पे फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वही चीज आगे बढ़ती हुई जब जाती थी, संगम में जब भी नमूने लिए गए तो नमूने बीओडी के, डीओ के या फीकल कोलिफॉर्म के हमेशा
वह शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दिए हैं और हर सैंपल को जनवरी से लेकर के फरवरी तक हर सैंपल वहां पे पास हुआ है। ये चीजें क्या दिखाती है कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है। गोरखपुर में लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी धरातल पर उतर चुका है। वाराणसी में हमारा एक फ्रेड विलेज ही डेवलप हो रहा है, जो लॉजिस्टिक की दृष्टि से पूरे ईस्टर्न यूपी के कार्गो को वहां से हल्दिया पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। समस्या यह है कि इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति चाहिए, और आप दोनों के दुश्मन हैं। आप लोग तो दोनों के दुश्मन रहे हैं। तो ये सभी कार्य, इसके अलावा प्रदेश के अंदर और भी अन्य योजनाओं के लिए गांव जोड़ो अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य आगे बढ़ाए हैं। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज यहां पे निवेश लागू करने के लिए बनाए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और भी अन्य कार्यक्रमों के साथ इस बार हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लखनऊ हरदोई के बीच में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से उसको लागू किया जा रहा है। लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में पार्क बनने जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तमाम स्कीम यहां पे लागू की गई है और सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि 10 जनपदों में संत कबीर दास जी के नाम पे टेक्सटाइल पार्क की एक नई स्कीम, 2 जनपदों में संत रविदास जी के नाम पे लेदर पार्क की स्कीम को भी प्रदेश सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की। सबसे अधिक एमएसएमई रखने वाला राज्य है यूपी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है और केवल रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख की सुरक्षा बीमा प्रदान करने वाला राज्य अकेले यूपी है देश के अंदर। हमने वो भी व्यवस्था की है और इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा जो एक ईमानदार पहल की गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के लिए, निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से एमओयू मॉनिटरिंग के लिए, और चाहे प्रोडक्ट्स जब कोई यूनिट अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करती है तो सरकार के द्वारा इंसेंटिव वितरण करने के लिए भी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जो कभी देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज और भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू के रूप में लोग इसको स्मरण कर रहे हैं कि यह भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का ही परिणाम है। यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के शिल्पी बनकर के भारत को एक संविधान दिया, भारत के संविधान को अंगीकार करने का यह अमृत वर्ष भी है, अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम ही किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की ऊपर से लेके घूमते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो? हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया।
लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया, जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजना होगा, निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में एक कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी हमको लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे थे। श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सोहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया। हमारी सरकार ने बनाया है, भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो चुका है। वाराणसी में संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोचिए, चीर गोवर्धन जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उस पावन जन्मभूमि में कॉरिडोर का निर्माण हो, संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा लगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसमें ब्रेकर खड़े किए, नहीं बनने दिया। और हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कितना भव्य स्वरूप चीर गोवर्धन। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, उनकी पावन साधना स्थली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि, वहां का सुंदरीकरण का काम में बाधा समाजवादी पार्टी थी। राजापुर का विकास संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने आधुनिक रामायण के रूप में रामचरितमानस दिया, घर घर में जिसका गायन होता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों ने राजापुर का विकास नहीं होने दिया। आपने गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर पे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को। ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। एक आत्मकथा का इससे अच्छा उदाहरण, जाति के भेद सारी सीमाएं टूट गई। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में श्री सुधीर पचौरी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में
कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों की प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात को लेकर के कि उन्होंने भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ने के साथ साथ आस्था को आजीविका के साथ जोड़ करके नए नए साधन उपलब्ध करवाए हैं देशवासियों के लिए। 2019 के पहले प्रयाग आपके काशी में कितने श्रद्धालु या टूरिस्ट आ पाते थे, उनकी संख्या सीमित थी। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद आज पूरी काशी नए कलेवर और काया के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था, मां गंगा में स्नान भी करता था और काशी के इस वैभव को भी देखता था, इस कलेवर और कायाकल्प को भी देख करके अभिभूत होता था और काशी के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में भी अपना योगदान करता था। लेकिन काशी के लोगों का धैर्य उस दौरान वास्तव में उससे भी ज्यादा अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने 1.5 महीने लगभग 150 दिन तक उनके आने जाने के साधन बंद रहे, लेकिन धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। ये हमारा काशी है, सबको गले लगाना जानता है। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेकर 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। उन्होंने सुविधाओं की परवाह नहीं की और वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए वे हर समय खड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उसके प्रति धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया। यूपी पहला राज्य है। 2005 से लागू हो गई थी। हाँ, 2005 में यही लोग थे। आप कभी नहीं बोलते इन लोग। अरे राज्य के अंदर कौन थे? उन्होंने आदेश दिया था, ये ऑप्शनल था। आपने लागू किया, आपने लागू किया, खुद ही ये स्वयं लागू करते हैं। और अब देखिए ये लोग यहां लागू किए। आप याद करिए, इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि इन्होंने 2005 से लेकर 2017 तक 12 वर्ष तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। नहीं खोला अकाउंट, हमने खोला था अकाउंट। आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरी जानकारी ले लीजिए। अकाउंट हमने, जब मुझे 17 में जानकारी मिली तो मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था और उस समय लोगों ने, उस समय जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे
उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ाकर के 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य है जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार, और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से देकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार पहला, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को, मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा, भगवान जहां जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत, इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं। तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें नहा करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का, 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था। तो 20,000 रुपए तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपए जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपया कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह
कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है, और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अभिभूत है। दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से। सामने पूछने वाले का चेहरा खिलता है, और ये है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोग क्या कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी, और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते कि अपने किए आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। इसीलिए इस समय साथ अमेरिका जो है लोगों को वहां से शिक्षण में बांध करके भेज रहा है। सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है, और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है, यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है, यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%, यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक, 12.75 लाख करोड़, और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं। इस 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती।
जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। इस सरकार ने पर्यटन विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए हैं। मैंने पहले भी बताया, विरासत और विकास का अद्भुत संगम। आस्था भी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। ये महाकुंभ प्रयागराज ने एक नया रास्ता दिखाया है दुनिया को। पहले माना जाता था कि आस्था का विषय ये व्यक्तिगत विषय है, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए सबसे सशक्त माध्यम, और हमने देखा है ना, 7,500 करोड़ खर्च किया और बदले में प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त किया। और इसीलिए सरकार ने इस बार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की दृष्टिगत ध्यान रखने के लिए जो व्यवस्था की है, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए भी 150 करोड़, मथुरा वृंदावन में 100 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था की है। बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और वेद विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रमुख उस स्थल को, जो वहां का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ा करके हम लोग उत्तर प्रदेश में आस्था और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो आउटसोर्सिंग के कार्मिक थे, आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को जिनका शोषण होता था, हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 रुपए प्रति माह दिया जा सके। इसके लिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार से भी मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त एक व्यवस्था दे सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 427 करोड़ रुपए और वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके बारे में मैंने पिछले भाषण में भी चर्चा की थी, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है।